ओके ओके ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग आ जाएंगे, जल्दी 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 एंड जल्दी जल्दी एवरीवन। वेरी 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 एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी इस वीडियो को, है ना, जिस भी समय में देख रहा हूँ उसके हिसाब से पूरा विश कर लिया। ठीक है, चलो आ जाओ सर, सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी आ जाएंगे एकदम बढ़िया से। भाई साहब अभी तो नागपुर में ऐसा माहौल बना है बेटा, ऐसा लग रहा है कि मानसून चल रहा है करके, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको। ये बादल ही बादल, बारिश का पूरा माहौल बन रखा है। ठीक है ना, चलो आ जाओ मित्रों। अगर मैं बात करूं आपके साथ, चलिए आगे बढ़ने से पहले बेटा, ये हमारी अल्टीमेट सीए की सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर की टीम। इसके अंदर मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ और सीए इंटर का लॉ दोनों मैं आपको ultimatecA.com के ऊपर पढ़ाता हूं, राइट। दोस्तों अब आज के पिटारे में क्या है सर, आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जरा बताइए सर। आज अपने को क्या पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं आज आज की तारीख है 2 अप्रैल, और 2 अप्रैल को 5:30 बजे आज अपने को पढ़ना है क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 4। क्या करना है बेटा, जल्दी से बताएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 4। सर लॉ को कैसे पढ़ना है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूं बेटा, जो आज शाम में 7:30 बजे मेरे चैनल पे स्ट्रीम होने वाला है। ठीक है ना, मेरे चैनल पे वो पब्लिक होगा आज शाम में 7:30 बजे, कि किस तरीके से आपने लॉ को पढ़ना है, किस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है लॉ को पढ़ते वक्त। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हूं सागर के कहने पर, समझ रहे हैं आप बात को, है ना। यस, चलिए आ जाओ दोस्तों। मैं अगर बात करूं आपके साथ, सबसे पहले आज मैं आपको जो चालू करने वाला हूं वो क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 4। ध्यान देना बेटा, अभी जो आज हम लोग रिवाइज करेंगे ना, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखो सबसे पहले चैप्टर में हमने ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा। दूसरे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा, कि ऑफर और एक्सेप्टेंस के साथ साथ कंसिडरेशन भी होना चाहिए। चैप्टर 3 ने हमने कुछ अदर फॉर्मेलिटीज के बारे में भी पढ़ा, कि जैसे सेक्शन नंबर 11 होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कब फ्री कंसेंट नहीं हो सकता, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया चैप्टर नंबर 3 के अंदर। और अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 में फाइनली पढ़ने वाले हैं, कि सर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की क्या आने वाली है, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बारी आने वाली है। समझे आप बात को, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बारी आने वाली है, जिससे बोला जाता है क्या, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस चैप्टर में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, कौन इसको परफॉर्म करता है, कब इसे परफॉर्म करता है, कब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, उन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल कार्तिक, बिल्कुल आपने बुलाया तो कोटा अब आना ही पड़ेगा, है ना। चलिए आइए ध्यान दो, चलो अब दोस्तों, अब सारे लोग अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ बेटा, मैं ना इंडिया टूर पे निकल जाता हूँ। ठीक है ना, ये रिवीजन विवीजन क्या है, ये सब चलते रहेगा बेटा। मैं इंडिया टूर पे, आप बस आपके जगह का नाम बताओ, मैं बढ़िया इंडिया टूर मारता है ऐसे, सबसे मिलते हुए मस्त मस्त मस्त, और वापिस नागपुर। ठीक है, आओ। ये स्पेशल 26 6 पॉइंट हो गया, 5.0 भी है, उसमें क्या है, पढ़ने वाला तो कहीं यहाँ से भी पढ़ सकता, वहां से भी पढ़ सकता, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। यस, चलो एग्जाम, वृद्धि बोल रही है, वृद्धि अपना पूरा, वृद्धि वृद्धि से ज्यादा कोई सेल्फ मोटिव कोई व्यक्ति नहीं हो सकती, एक नंबर की सेल्फिश। बोलती है सर एग्जाम के बाद घूमना, देखो क्या बोला उसने, एग्जाम के बाद टूर मारना बोले सर, है ना। देखा, ये सेल्फिश मोटिव वाले लोग ना, मजाक नहीं करना मैं, आओ। चलो 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 सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, ओके, बट आई एम ओल्ड टीचर, मतलब मैं पहले से पढ़ा रहा हूं ऐसा। ठीक है, आइए, हाँ, मीनिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आइए ध्यान दो यहाँ पर, है ना। सर ऑफलाइन क्लास लेना चालू कर दो, नहीं भाई मैं सीए इंटर का ऑडिट ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, बस वो एक ही ठीक है भाई, बाकी मुझे नहीं पढ़ाना। मैं ऑनलाइन में बहुत खुश हूँ बेटा, मुझे बहुत मजा आता है ऑनलाइन पढ़ा के। ठीक है ना, आओ 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 सारे लोग ध्यान देना यहाँ पर। चलो मैं सबसे पहले बात करूंगा मीनिंग के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा बोलो, पहला पॉइंट है मीनिंग। सर ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, देखो क्या, जहां पे पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एक तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, या ऑफर टू परफॉर्म करेंगे उसके रिस्पेक्टिव, उनके रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। कब तक, जब तक ये परफॉर्मेंस को डिस्पेंस नहीं कर दिया गया हो बेटा, एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा या किसी और अदर लॉ के द्वारा। तो इसका मतलब क्या हुआ समझना, इनका कहना है कि दो पार्टीज होती है, जैसे पार्टी 1 पार्टी 2,
पार्टी वन ने बेटा, पार्टी वन के कुछ ऑब्लिगेशन क्रिएट हुए होंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि ड्यूटी, और पार्टी टू के भी कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन क्रिएट होंगे बेटा किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि पार्टी वन एक तो अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर रही है, या पार्टी वन ऑफर कर रही है अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो मैं इसे कहता हूं सर, इसे क्या बोला जाता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे पार्टी वन को हो सकता है 10 रुपए दे और पार्टी टू उनको बिस्किट पैकेट दे, तो एक तो पार्टी वन ने 10 रुपए दे दिया, 10 रुपए दे दिया, और या वो ऑफर कर रहा है 10 रुपए देने का। मैंने क्या कहा, एक तो मैंने 10 रुपए दे दिया, या मैं ऑफर कर रहा हूं लेना 10 रुपए, लेना 10 रुपए, तब इसे क्या कहा जाता है, तब इसे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, अगला देखो सर, जो प्रोमिसेस होते हैं बेटा, ये बाइंड करते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिसर, अगर डेथ हो गई बेटा प्रोमिसर की, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स। इसका मतलब क्या है, मान लो सर ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म होने से पहले पार्टी वन बेटा, पार्टी वन बादलों में फना हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केस में जो पार्टी वन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, यानी कि उत्तराधिकारी, समझ रहे आप बात को, जो भी पार्टी वन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उत्तराधिकारी होगा, तो वो उत्तराधिकारी क्या करता है बेटा, वो उत्तराधिकारी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता है क्या, हाँ सर, वो उत्तराधिकारी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता है। क्या करता है बोलो जल्दी से, वो उत्तराधिकारी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता है। गॉट इट एवरीवन, क्या आपको बातें समझ में आई क्या? यस। तो मैंने कहा कि सर, मैंने क्या कहा, मैंने बेसिकली यही कहा ना आप लोगों के साथ, मैंने ये कहा आपके साथ कि अगर पार्टी वन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाया, कि उसकी डेथ हो गई, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आके पार्टी टू को 10 रुपए देना पड़ेगा क्या, हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन क्रिएट कर रखा है तो उस केस के अंदर नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है। आ जाओ, चलो अब देखो सर, अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, अब यहां पर है ना, दो प्रकार के परफॉर्मेंस होते हैं बेटा, एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरा होता है ऑफर टू परफॉर्मेंस, या जिसे बोला जाता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्या बोला जाता है बोलो, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। देखो, इनका कहना है परफॉर्मेंस दो तरीके के होते हैं। पहला एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या होता है, पार्टी वन पार्टी टू को 10 रुपए दे देता है, और पार्टी टू पार्टी वन को बिस्किट का पैकेट दे देता है। क्या कहा मैंने बोलो, बिस्किट का पैकेट दे देता है। पार्टी वन पार्टी टू को 10 रुपए दे देता है, पार्टी टू पार्टी वन को बिस्किट का पैकेट दे देता है, तो इसे नाम दिया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या नाम दिया जाता है बोलो, इसे नाम दिया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां पे दोनों पार्टीज ने अपने रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन को कर दिया, पहला। दूसरा सर, अब मैं बात करूंगा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के बारे में। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब होता है पार्टी वन ने पार्टी टू से वादा किया था कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बना के दूंगा, बदले में तुम मुझे क्या देना, बदले में तुम मुझे 1,000 रुपए देना। तो पार्टी वन गया था पार्टी टू के पास, मैं तुम्हें पेंटिंग बना देता हूं, पेंटिंग बना देता हूं, पेंटिंग बना देता हूं करते हुए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पार्टी वन है ना बेटा, ये पार्टी टू है ना, पार्टी वन के ऊपर पत्थर मारता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करने देता, यानी कि उसको घर में एंटर नहीं करने देता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जरा मुझे एक बात बताइए, जरा मुझे आप, नहीं नहीं, बस आप मुझे इतना बता दो, क्या बेटा, क्या यहां पर पार्टी वन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाएगा क्या, नहीं। लॉ कहता है इसे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहा जाता है, और इस चक्कर में पार्टी वन का ऑब्लिगेशन है बेटा, क्या वो ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगा क्या, हाँ सर, वो ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगा। मतलब अब पार्टी टू पार्टी वन को नहीं बोल सकती पेंट करके दो, क्योंकि पार्टी वन आया था, तुमने मना किया, तुम्हारी गलती, तुम उसके लिए जिम्मेवार, ऐसा यहां पर लॉ कहता है। समझे, समझे ना, ये होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्या होता है बोलो, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब देखो, अगर आप एक वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करना चाहते हो तो पहली बात, वो अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी कि पर्सन वन जब पर्सन टू के पास गया तो अनकंडीशनल, उसने ये नहीं बोलना चाहिए मैं सिर्फ हॉल को पेंट करूंगा, या मैं सिर्फ तुम्हारा चेहरा बनाऊंगा बाकी नहीं करूंगा पेंट, ऐसा सब नहीं होना चाहिए सर। ये प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए, जो भी आपने टाइम एंड प्लेस डिसाइड किया था, वो मैं रात को 12 बजे दरवाजा खटखटा रहा हूं, मुझे पेंट बनाना है, उठो उठो उठो, ऐसा नहीं चल सकता बेटा। ऑब्वियस सी बात है, रात में उठाओगे तो कोई भी पत्थर ही मारेगा, है ना। इसके अलावा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामाइन गुड्स, मान लो
पार्टी 2 ने पार्टी 1 से कहा था भैया पेंट तो यूज करोगे तो आप एशियन पेंट ही यूज करना या कैमल के ही पेंट यूज करना, तभी मैं तुम्हें पेंटिंग बना दे दूंगा पिक्चर की। पर ये जो है ना बेटा, ये नेरोलैक वाला पेंट लाता है या ये बर्जर वाला पेंट लाता है, तो मुझे बताइए मेरे पास क्या होना चाहिए? अपॉर्चुनिटी होना चाहिए गुड्स को देखने की। और एक बात ध्यान रखना सर, होल ऑब्लिगेशन ऑफर करना चाहिए पार्टी 1 ने, मतलब जितना भी उसने मुझे वादा किया था कॉन्ट्रैक्ट में, वो पूरे वादे को निभाने के लिए वो मेरे पास आना चाहिए क्या? यस सर। वो पार्ट या कंडीशंस कोई चीज रख सकता है क्या? बिल्कुल नहीं रख सकता है सर, ऐसा यहां पर बोला गया है। ठीक है, ओके सर। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट के बारे में। सर ये सक्सेशन का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, समझना। देखो सर, सर एक कॉन्ट्रैक्ट बना है ए और बी के बीच में, जहां पे ए ने 100 रुपए देने का वादा किया है और बी ने वादा किया है कि वो उसको क्या देगा, वो उसको डेयरी मिल्क की चॉकलेट देगा। क्या देगा? डेयरी मिल्क की चॉकलेट देगा। अब ऐसे इसमें क्या हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले पार्टी 1 जो है ए, वो बादलों में फना हो जाती है। तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ए का, उन्हें बेटा क्या करना पड़ता है? उन्हें ये 100 रुपए देना पड़ता है और उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल या उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि जो ए है ना, उसके जितने भी असेट थे और उसकी जितनी भी लाइबिलिटी थी ना, असेट और लाइबिलिटी दोनों क्या हो जाते हैं? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चले जाते हैं। इस प्रोसीजर को बोला जाता है असाइनमेंट, नहीं इस प्रोसीजर को बोला जाता है सक्सेशन। क्या बोला जाता है? बोलो, सक्सेशन। समझे क्या? मतलब क्या कि किसी पर्सन के मृत्यु से जब उसके उत्तराधिकारी को, बेटा या बेटी को, उसके सारे असेट और सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है, तो हम कहते हैं इस प्रक्रिया को सक्सेशन। क्या बोला जाता है? सक्सेशन। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, ए की कितनी लाइबिलिटी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए के पास आ सकती है? तो मैक्सिमम लाइबिलिटी आ सकती है अप टू असेट जितनी। क्या बोला मैंने? बोलो, अप टू असेट जितनी। इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल ए ने लोन लिया था बेटा 70 लाख रुपए का और ए के असेट है 50 लाख रुपए तक के, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बैंक को कितना पे करेंगी? अप टू 50 लाख रुपए तक ही पे करेंगी। इस बात का ध्यान रखना। उससे ज्यादा की लाइबिलिटी में ए की चुकाऊंगा क्या? नहीं। जितना मुझे ए से असेट मिल रहा है, जितना मुझे ए से असेट मिल रहा है ना, मैं केवल और केवल उतने अमाउंट तक की लाइबिलिटी ही चुकाऊंगा, उससे ज्यादा अमाउंट की लाइबिलिटी नहीं चुकाऊंगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब सर, जितने के असेट्स फ्लो होंगे, मेरी उतनी मैक्सिमम लाइबिलिटी, उतनी या उससे नीचे की लाइबिलिटी हो सकती है। उससे ज्यादा की क्या मेरी लाइबिलिटी होंगी क्या? नहीं सर, उससे ज्यादा की मेरी लाइबिलिटी नहीं होंगी। ओके, गॉट इट? यस। देखो, where benefits under the contract are succeeded by the process of law, then both burden मतलब liability and benefits यानी कि asset attaching to the contract may sometimes devolve over the legal heir। मतलब legal heir को, जो इनका बेटा या बेटी, जो भी इनका उत्तराधिकारी है, उसको क्या ये ट्रांसफर हो जाएंगे क्या बेटा? असेट्स। हाँ सर, उसको असेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे, उसको लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाएंगी। लेकिन असाइनमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। क्या आपको याद आ रहा है, मैंने एक आपको असाइनमेंट का केस बताया था जिसके अंदर मैं तेजस सर का बेटा जो ज्वेलरी था, वो मैं मैम को नागपुर में डिलीवर करने वाला था। याद आ रहा है आपको? असाइनमेंट वाला। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल एक है ए बेटा, ठीक है ना? ओके, अब ए को क्या था, ए ने बी को पैसे दिए। मैं आपको ए बी छोड़ो, मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूं, ध्यान दो। मैंने बेटा, आईजी सर ने एमवी सर को पैसे दिए, मान लो 1 लाख रुपए, और मैंने ये जो 1 लाख रुपए लिया था ना, ये मैंने पीपी सर से 1 लाख रुपए लिया और फिर एमवी सर को दिया। इसका मतलब अब क्या है? अब मेरे पास राइट है बेटा कि मैं एमवी सर से 1 लाख रुपए ले सकता हूं, और मेरा ऑब्लिगेशन है, मतलब कि मेरी ड्यूटी है कि मैं पीपी सर को मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं क्या कर सकता हूं? मैं पीपी सर को मेरा जो ये राइट है ना, ये असाइन कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? बोलो, असाइन कर सकता हूं। मतलब पीपी सर अगर एमवी सर से 1 लाख रुपए मांगे, तो एमवी सर नहीं बोल सकते हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है करके, ऐसा एमवी सर नहीं बोल सकते। इमेजिन करो एमवी सर को नाचते हुए, ऐसा, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा नाच रहे एमवी सर। इमेजिन तो करो एक बार। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर,
मैं आपके साथ ये कह रहा हूं बेटा, मैं क्या कह रहा हूं समझना, मैं आपके साथ ये कह रहा हूं कि एमबी सर जो है ना, जो एमबी सर है ना बेटा, वो क्या नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते, यानी कि एमबी सर को 1 लाख रुपए देना पड़ेगा क्या पीपी सर को? हाँ सर देना पड़ेगा। देना पड़ेगा क्या? हाँ सर देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए, अगर मैं एक बात ध्यान रखना, असाइनमेंट के अंदर केवल और केवल राइट को ट्रांसफर कर सकते हो, आप अपने ऑब्लिगेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझे क्या मतलब? मैं ये कह रहा हूं आपके साथ कि जो एमबी, सुनना, मान लो मैंने बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया, क्या मैं वो लोन को आप लोगों के ऊपर ट्रांसफर कर सकता हूं क्या, कि मैं तो पे नहीं कर पाऊंगा, आप पे कर दो करके? नहीं, ऑब्लिगेशन को मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, इस बात का ध्यान रखना। असाइनमेंट में केवल और केवल राइट ट्रांसफर होते हैं। मैं कर दूं क्या आपको लोन लेके ट्रांसफर? नहीं ना। अब खुद पे बात आई तो समझा ना कॉन्सेप्ट? तो देखो मतलब क्या, इन द मैटर ऑफ असाइनमेंट केवल और केवल बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी असाइन बट नॉट लाइबिलिटीज, पर लाइबिलिटी आप असाइन नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज लाइबिलिटी इज असाइन, थर्ड पार्टी गेट्स इन्वॉल्व देयर इन। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप लाइबिलिटी को असाइन कर पाओगे क्या? नहीं सर, आप लाइबिलिटी को असाइन नहीं कर पाओगे। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बातें समझ में आ गई क्या? सारे लोग बोलो जल्दी जल्दी मुझे, क्या आपको ये बातें अभी तक समझ में आ गई क्या? फटाफट फटाफट फटाफट। डन है? बोलो जल्दी से मुझे, डन 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 डन। यस सर, आ जाइए। अब हम लोग चलेंगे नए वाले सेक्शन की ओर, सेक्शन नंबर 40, 41 एंड 42 की ओर, जो बात करता है बाय हुम द कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म, यानी कि कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम उनके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट बोलता है प्रोमिसर ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि जैसे मैंने अगर आपसे वादा किया है कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा, बदले में आप मुझे पेस्ट्री देना, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने ही परफॉर्म करना चाहिए और आपने ही परफॉर्म करना चाहिए क्या? यस सर। मतलब क्या कहा यहाँ पर? मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये प्रोमिसर ने खुद में ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहिए, है ना। एक बात ध्यान रखना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर पर्सनल स्किल या डिलीजेंस होगा या जो पर्सनल कॉन्फिडेंस के ऊपर फाउंड किए जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट को केवल और केवल प्रोमिसर यहां पर कर सकता है। कोई भी दूसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता। सर ये पर्सनल स्किल का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आप लोगों ने मेरे कॉन्सर्ट की टिकट ली है बेटा, एग्जांपल के लिए, ठीक है, मेरा गाना हो रहा है तेरा 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 सुरूर, है ना, मैं बेटा यहाँ पे कॉन्सर्ट रख रहा हूँ, आप सबने बोले वाओ सर, वाओ आईजी सर, वाओ आईजी सर, आप ऐसा बोल रहे हो, हु हनी सिंह, हु बादशाह, आप ऐसा कर रहे हो बेटा क्योंकि मेरा कॉन्सर्ट हो रहा है, तो ठीक है, आप सभी लोगों ने टिकट खरीद लिया। अब मैं क्या बोलता हूँ, एक दिन पहले मैं डाल देता हूँ कि सॉरी गाइस मैं थोड़ा सा आ नहीं पाऊंगा कॉन्सर्ट में, पर मेरे जगह में तेजस सर को भेज रहा हूँ कॉन्सर्ट में। अब जरा मुझे आप एक बात बताना, आपका रिएक्शन क्या होगा? ये क्या कर दिया भाई साहब, हमें कान से खून थोड़ी निकलवाना है। आप समझिए बात को सर, हमें मधुर स्वनी, है ना, समझना बात को, हमको मधुर ध्वनि और अच्छे सुर ताल हमको समझना है। आप हमें कैकाफोनी, फिर उससे अच्छा हम एक काम कर लेते ना सर, वो कौन है, चोनी चक्कर है बेटा, वो चोनी चक्कर के गाने सुन लेते सर, घर पे बैठे बैठे, पैसे भी नहीं जाएंगे कम से कम, है ना। अगर तेजस सर का ही गाना सुनना है तो चोनी चक्कर के गाने सुन लेंगे, कोई बात नहीं उसमें। तो आप अब कैसा लगा मिर्ची आपको? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेटा पर्सनल स्किल्स के अंदर बेस्ड होता है ना, पर्सनल डिलीजेंस के ऊपर बेस्ड होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट को केवल और केवल प्रोमिसरी परफॉर्म कर सकते हैं। उसको कोई दूसरा व्यक्ति परफॉर्म कर सकता है क्या? नहीं सर, उसको कोई दूसरा व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखना, समझे क्या आप बात को? यस ओके। अगला सर, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एजेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो मैं दुकान पे गया, मैंने कहा मुझे 10 रुपए का डेयरी मिल्क दो, मुझे दुकानदार दे या दुकानदार का नौकर दे, नौकर उसका एजेंट होता है। तो अगर नौकर भी मुझे डेयरी मिल्क या बिस्किट पैकेट या जो भी मुझे चाहिए, तो क्या वो दे सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, वेयर पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट अ फाउंडेशन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल कंसिडरेशन या पर्सनल स्किल पर नहीं बने हैं, तो प्रोमिसर या उसका रिप्रेजेंटेटिव किसी दूसरे कॉम्पिटेंट पर्सन को भी एम्प्लॉय कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। अब देखो, तीसरा पोर्शन आता है थर्ड पार्टी, है ना, थर्ड पार्टी। सर इसका मतलब क्या होता है समझना। जैसे देखो बेटा, मैं यहाँ पे बात करूंगा मेरे बारे में। मैंने क्या किया था, मैंने एसबीआई से लोन लिया था बेटा। क्या लिया था बोलो जल्दी से? एसबीआई से लोन लिया था 10 लाख रुपए का।
अब मैं लोन को पे नहीं कर पा रहा हूं, तो ये एसबीआई वाला जो है ना बेटा, ये मुझे गुंडे भिजवा रहा है बेटा मेरे घर पर। समझना बात को, ये क्या भिजवा रहा है, ये गुंडे भिजवा रहा है बेटा मेरे घर पर, कि मुझे धमकाने के लिए कि लोन पे नहीं किया ना तो ठीक नहीं होगा, अभी तेरे दो हाथ है बाद में एक ही हाथ दिखेंगे, ऐसे कुछ 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 मुझे धमकी दे रहे हैं। कौन, ये एसबीआई वाले। बेटा मैं आपको एक बात बता, पीपी सर ने एक दिन बेटा ये चीज देख ली, और पीपी सर के आंखों में आंसू आ गए। देखो ना, पीपी सर के आंखों में आंसू, ध्यान से देखोगे तो पीपी सर की आंखें आपको दिख रही होंगी है, ठीक है। तो पीपी सर के आंखों में क्या आ गए बेटा, आंसू आ गए। पीपी सर से ये दुख देखा नहीं गया। पीपी सर ने कहा कि मैं तो इतना करोड़ों रुपए कमाता हूं, मैं क्या आईजी सर के ये दे नहीं सकता हूं पैसे। पीपी सर ने, बताऊं मैं आपको, एसबीआई को 7 लाख रुपए ऐसे ऐसे दे दिया। वो मैनेजर के ऐसे बंडल उसके ऐसे डाले बेटा उसके चेहरे पे, ले बोले तेरे 7 लाख रुपए, आईजी सर को परेशान करना छोड़ देना। मुझे एक बात बताइए, एसबीआई वालों ने इस 7 लाख रुपए को क्या कर लिया, एसबीआई वालों ने इस 7 लाख रुपए को एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब एसबीआई मुझसे कितना पैसा मांग सकता है, 10 लाख रुपए मांग सकता है, 7 लाख रुपए मांग सकता है, या 3 लाख रुपए मांग सकता है, जरा मुझे जवाब दो। कितना रुपया मुझसे मांग सकता है, सभी लोग बताएंगे सर केवल और केवल 3 लाख रुपए मांग सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब प्रोमिसी एक्सेप्ट करता है परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी, अपने केस में थर्ड पार्टी कौन थे, पीपी सर। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इस सिचुएशन के अंदर हम लोग कहेंगे कि वो प्रोमिसर से पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ले सकता, मतलब पूरे अमाउंट को ले सकता है कि बच्चा, नहीं सर नहीं ले सकता है। तो देखो, व्हेन promisee accepts performance of promise from third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser। तो वो प्रोमिसर से क्या ले सकता है क्या, नहीं सर वो प्रोमिसर से नहीं ले सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझे क्या बात को। रेखा सिंह, आप मुझे है ना इंस्टा के ऊपर मैसेज करो बेटा, सीए इंद्रेश मेरा हैंडल है, मैं वहां पे आपको गाइड कर दूंगा। अभी है ना हमारा रिवीजन चल रहा है आने वाले फाउंडेशन बैच का, तो प्लीज इसमें स्पैम मत करो और इसमें डिस्टर्ब मत करो। आपको 12th के बाद गाइडेंस चाहिए, मैं वहां पर आपको बता दूंगा। सीए इंद्रेश मेरा आईडी है, ठीक है ना। यस, चलो आओ। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि थर्ड पर्सन क्या कहता है, समझना। मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि थर्ड पर्सन ये कहता है, थर्ड पर्सन क्या कहता है, सभी लोग बनाएंगे। थर्ड पर्सन ये कहता है बेटा कि यहाँ पे कौन सा बोलो ना, कि अगर एक प्रोमिसी ने थर्ड पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया परफॉर्मेंस, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या वो एनफोर्स कर सकता है क्या, नहीं सर वो एनफोर्स नहीं कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डन डन डना डन डन, यस सर। आ जाइए यहाँ पे, अब अगला। अब बात करेंगे यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में। किसके बारे में बोलो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेटा जिसके अंदर, समझना, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पर्सनल स्किल है या पर्सनल कंसिडरेशन आता है, तो प्रोमिसर के डेथ पर वो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाते हैं। उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव, समझना बात को, परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन 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 बाबू सुनो ना, लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उस केस के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑफ डिजीज प्रोमिसर को परफॉर्म करना पड़ता है क्या, हाँ सर। बट इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, कितनी, जितनी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन्होंने इनहेरिट की है। ये सक्सेशन वाले पॉइंट में अपन ने पढ़ा था, जितनी बेटा ऊपर से मुझे प्रॉपर्टी मिलेंगी, मेरी लाइबिलिटी मैक्सिमम उतनी ही हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है क्या, नहीं सर नहीं हो सकती है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट को एक बार एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे देखो, ए ने सर वादा किया है बी को कि वो उसको 1 लाख रुपए देने वाला है, ठीक है ना, और बी उसको क्या देने वाला है, बी उसको गुड्स देने वाला है भाई। और दूसरे तरफ ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बेटा कि ए क्या करने वाला है, ए सर गाना गाने वाला है, और जो सी है ये ए को इसके लिए पैसे देने वाला है। अब मुझे जरा बताइए, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में ए की डेथ हो जाती है, तो ये जो दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सनल कंसिडरेशन के ऊपर बना हुआ है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल वैलिड रहेगा। अब जो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है बेटा, उसको बी को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे क्या, यस, और गुड्स को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। बट मुझे बताइए, अगर ए से लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए को केवल और केवल 90,000 रुपए आते हैं असेट के तौर पर, तो वो 1 लाख देगा क्या, नहीं, वो कितने दे पाएगा, केवल और केवल 90,000 दे पाएगा बी को, यस। और बी को गुड्स देना पड़ेगा क्या, हाँ सर देना पड़ेगा। गुड्स को थोड़ा कम करके देगा क्या, भी बिल्कुल बिल्कुल कम करके देगा। गॉट इट एवरीवन, समझे क्या बात को, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए क्या, यस सर। अगला देखिए,
अब मैं बात करूंगा जॉइंट प्रोमिसर के बारे में। किसके बारे में बोलो जल्दी से? जॉइंट प्रोमिसर के बारे में अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सर जॉइंट प्रोमिसर का मतलब क्या होता है समझो। जॉइंट प्रोमिसर का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर वादा करते हैं किसी पर्सन को कि वो उसको पैसे देंगे, तो इन्हें क्या बोला जाता है? जॉइंट प्रोमिसर। यानी ए एंड बी को मिलकर सी को 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। सर इस केस के अंदर अगर मान लो ए की मृत्यु हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए एंड बी मिलकर 2 लाख रुपए देंगे। सर मान लो बी की भी मृत्यु हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए एंड बी मिलकर क्या करेंगे बेटा? इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे। समझे क्या बात को? यस सर। तो मैंने क्या कहा देखो, व्हेन 2 और मोर पर्सन ने ज्वाइंट प्रॉमिस किया है तो अनलेस कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन आता है, हर एक पर्सन ऑल पर्सन ने ज्वाइंटली फुलफिल करना चाहिए प्रॉमिस को। लेकिन अगर इनमें से एक की भी मृत्यु हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विद द सर्वाइविंग जो जिंदा प्रॉमिसर है उसके साथ, या अगर सब मर गए तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और प्रॉमिस को जॉइंटली यानी कि मिलकर परफॉर्म करेंगे। क्या? हाँ सर, मिलकर परफॉर्म करेंगे। क्या बात समझ में आ गई क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? है ना? तो ये अपन ने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा ये था जॉइंट प्रोमिसर का। किसका कॉन्सेप्ट था बोलो जल्दी से? जॉइंट प्रोमिसर का। अब ये जॉइंट प्रोमिसर के ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा बातें हैं बेटा जो अपने को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सेक्शन नंबर 42 ये यही वाला पॉइंट है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि एक व्यक्ति एक तो जॉइंटली मिलकर परफॉर्म करेंगे, एक की भी मृत्यु हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और सर्वाइविंग प्रोमिसर, और सबकी मृत्यु हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। ये पहला वाला पॉइंट वही है। ठीक है, ओके। अब सेकेंड, एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, सेक्शन 43 कहता है। देखो क्या बोल रहा है समझना। सर मान लो ए बी सी इन्होंने मिलके वादा किया कि ये 3 लाख रुपए पे करेंगे। किसको? ये 3 लाख रुपए पे करेंगे डी को। अब मैं आपको एक बात बताऊं क्या, यहां पर जो है ना इस केस के अंदर जो एक पर्सन है डी, ये डी क्या कर सकता है बेटा? ये डी ए से पूरा के पूरा 3 लाख रुपए मांग सकता है। क्या? बिल्कुल मांग सकता है। सर मान लो ऐसा कि डी ने पूरा के पूरा 3 लाख रुपए ए से मांग लिया, तो ए क्या करेगा? बी और सी से जो उनका 1-1 लाख रुपए का शेयर है बेटा, क्या वो मंगवा सकता है? क्या जवाब है हाँ सर, वो मंगवा सकता है। तो देखो क्या बोला, promisee may in the absence of any express agreement या contrary compel any one या more joint promiser to perform the promise wholly। और अगर कोई वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर परफॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्ट को तो वो बाकी लोगों से उनका 1-1 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन बुला सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बुला सकता है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। लेकिन अब समझो, मानो जैसे ए बी और सी है और इनसे क्या हो जाता है, और इनसे 3 लाख रुपए इनको डी को देना है, और इस केस के अंदर ये जो सी है ना बेटा, ये इंसॉल्वेंट हो जाता है और इसके असेट से केवल 50% ऑफ अमाउंट रिकवर होता है। इसका मतलब है इसको 1 लाख रुपए देना था पर 50 के ही इससे आ पाए, मतलब कि 50,000 रुपए का लॉस हो गया। क्या हो गया बोलो? लॉस हो गया। मुझे बताइए इस लॉस को कौन बेयर करेगा? तो इस लॉस को ए और बी को इक्वल रेशियो में बेयर करना पड़ेगा, यानी कि ए को अपनी जेब ढीली करना पड़ेगा 1,25,000 से, बी को 1,25,000 से, और 50,000 कौन देगा? सी देगा। कौन देगा बोलो? सी देगा। समझे क्या बात को? यस। तो इस तरीके से 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे बेटा। किसको? डी को देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे बोलो जल्दी से? डी को देने पड़ेंगे। समझे क्या बात को? तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि सर देखो यहां पर लिखा है शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। अपने क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है ना? तो आपको एक आइडिया लग जाएंगी कि कैसे सवाल पूछते हैं। देखो, in any one of the two or if any one or two of the joint promisor makes default in such contribution, the remaining joint promisor must bear the loss arising from such default in equal share। तो क्या बोल के रखा है? जो रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर है ना, उन्होंने इक्वल रेशियो में लॉस को बेयर करना चाहिए। क्या? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए सर, ऐसा यहां पर बोल रखा है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, इसके ऊपर आईसीआई सवाल पूछती है। ठीक है, ओके। अगला अब देखो, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, सेक्शन नंबर 44 के बारे में बात करूंगा मैं। किसके बारे में? सेक्शन नंबर 44 के बारे में, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर, सुनो सुनो सुनो। देखो मैं क्या कह रहा हूं,
मैं ये कह रहा हूं, जैसे देखो यहाँ पर, अरे चल जा मेरे पेना, एमवी सर, पीपी सर, आईजी सर, हम तीन मिलकर बेटा यहाँ पर गाबा सर को वादा करते हैं 3 लाख रुपए देने का। मतलब हम सबका क्या क्या कंट्रीब्यूशन हो गया, हम सबका 1-1 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन हो गया। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं क्या, मान लो एग्जाम्पल के लिए गाबा सर है ना, गाबा सर मेरे को बहुत फेवर करते बेटा, है ना, तो वैसे हम तीनों को फेवर करते हैं, एग्जाम्पल में मेरे को बहुत ज्यादा फेवर करते। गाबा सर कहते अरे इंद्रेश तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, समझे क्या बात को, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, मतलब मुझे रिलीज कर देते हैं कि मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। बट मैं आपको एक बात बताऊं, गाबा सर क्या करते हैं, एमवी सर से 3 लाख रुपए पूरे वसूलते हैं। क्या करते बोलो, 3 लाख रुपए पूरे वसूलते हैं। तो मुझे बताइए क्या एमवी सर, पीपी सर और मुझसे 1-1 लाख रुपए बुला सकते हैं क्या? जवाब है हाँ। सर मान लो गाबा सर ने 3 लाख के जगह 2 लाख रुपए बुलाए होते, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 होता, और उतना शेयर मेरे को और पीपी सर को देना पड़ता क्या? यस। इसका मतलब है किसी एक पर्सन को अगर रिलीज भी कर दिया ना, किसी एक पर्सन को रिलीज भी कर दिया ना, उससे उसका ऑब्लिगेशन बाकी जॉइंट प्रोमिसर की ओर, बाकी जॉइंट प्रोमिसर की ओर क्या रहने वाला है क्या? सर बाकी जॉइंट प्रोमिसर की ओर उसका ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होता। मैं कह रहा हूं देखो, a release of one of the joint promisor by promisee does not discharge the other joint promisor or joint promisors, neither does it free the joint promisor so release from responsibility to other joint promisor। मतलब सर आईजी सर के रिलीज से एमवी सर, पीपी सर का ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होता, और आईजी सर का बाकी दो पार्टनर्स के टुवर्ड्स ऑब्लिगेशन फिनिश होता है क्या? नहीं सर नहीं होता है, ऐसा यहां पर बोल रखा है। गॉट इट? समझ में आ भी गई हो के? समझ में आ रहा है क्या? लाइक करो फिर, आप लाइक नहीं करते बुरा लगता है बेटा, दिल से रोना रोना आवे, रो वे, है ना। देखो मेरे आंखों में दर्द देखो बेटा, है ना, देखो क्या बताऊं मैं अब आपको, ठीक है, तो लाइक करो भाई साहब। चलो जो रिकॉर्डेड देख रहे तुम भी लाइक करोगे ना स्पीड, है ना, तुम ऐसा भाग नहीं सकते, लाइक करना है। जो लाइक करता है ऐसे उसको 5 मार्क दे दे, ऐसे उसको लॉ में भर भर के मार्क्स दे दे। वो बोध बोध ग्रुप तो इसमें नहीं होता है, वो चारों सब्जेक्ट में पास हो जाए, बस एग्रीगेट वो खुद का देखे, ठीक है ना, उतना तो खुद से कुछ करोगे ना, कि सब मेरे पे ही छोड़ के रखा है तुमने, ठीक है। आओ सर आंसू नहीं है, वो क्लास के बाद होता है बेटा, ठीक है ना, ऐसे क्लासक अध्यापक आते हैं, ठीक है। आओ चलो खैर, चलो 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 सर ध्यान देना। अब मैं बात करूंगा आपके साथ किसके बारे में? सर अब मैं बात करूंगा आपके साथ यहाँ पे राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस के बारे में। किसके बारे में बोलो जल्दी से? राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस के बारे में, ठीक है ना। आ जाइए सर, सारे लोग ध्यान देना है यहाँ पर। सर जॉइंट प्रोमिसी इसका मतलब क्या हुआ? सर जब ए ने वादा किया है किसको, बी एंड सी को मिलकर, कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, मैं क्या दूंगा बोलो, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, क्या दूंगा बोलो, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। तो ऐसे केस के अंदर, ऐसे केस के अंदर समझना बात को सर, और बदले में ये हमें गुड्स देंगे, तो सर इसे क्या बोला जाता है? बोलो 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 जल्दी से। सर ये हुए जॉइंट प्रोमिसी। और मुझे बताइए क्या यहां पर बी या सी कोई भी 1 लाख रुपए क्लेम कर सकता है क्या? हाँ सर, एनी वन कैन क्लेम। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। एनी वन कैन क्लेम, एनी वन कैन क्लेम, समझे क्या बात को? यस। देखो वेयर अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू 2 or more पर्सन, जब एक पर्सन 2 या 2 से ज्यादा लोगों को प्रॉमिस करता है, unless the contrary intention appears from the contract, the right to claim performance lies between any of them, him and them, with them during the joint lives। और अगर मान लो अगर किसी की डेथ हो गई, तो रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर, और सारी की डेथ हो गई तो सब लोग मिलकर, जैसे देखो अगर बी की डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी और सी मिलकर, और सर सी की भी डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सी मिलकर क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताएंगे मुझे, है ना। यस। अब देखो दोस्तों, सारे लोग यहां पर ध्यान देना। देखो बेटा पलक क्या बात कर रहे हो, देखो अल्टीमेट सीए है बेटा,
ये अल्टीमेट सीए चैनल के ऊपर जाओ, चैनल पे जाने के बाद ये प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर है ना, सुनना, आपको यहाँ पर स्पेशल 26 की प्लेलिस्ट मिलेंगी। ये देखो स्पेशल 26 की प्लेलिस्ट मिलेंगी, इसके अंदर जाओ, देखो पूरे लेक्चर्स अपलोडेड है। ठीक है, आपको इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि कुछ लेक्चर अल्टीमेट सीए के ऊपर हुए और कुछ लेक्चर सीए इंद्रेश गांधी मेरे पर्सनल चैनल के ऊपर हुए। तो आप एक बार उसको चेक करो, आपको ये देखो आज का जो लाइव लेक्चर चल रहा है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सारे लेक्चर्स अपलोड होते हैं, इसी प्लेलिस्ट के अंदर होते हैं, आप एक बार जरूर से चेक कर लेना। ठीक है, ओके चलिए आइए ध्यान दो। तो मित्रों मैंने क्या कहा, मित्रों मैंने ये कहा आपके साथ कि सर जॉइंट प्रॉमिस, आपको ऐसा लगता नहीं क्या ये सेक्शन नंबर 42 का रिवर्स है, वहां पे जॉइंट प्रॉमिसर था, यहाँ पे जॉइंट प्रॉमिसी का कॉन्सेप्ट है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा वही है। जीवित है तो वो लोग, कोई भी एक मर गया तो जो मरा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा पर्सन, और मान लो दोनों मर गए तो दोनों के लीगल एग्जैक्टली रिवर्स हो रहा है क्या? हाँ सर एग्जैक्टली रिवर्स हो रहा है। मतलब ये जो पहला और ये ना एग्जैक्टली अपोजिट है क्या? बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, ओके अब चलो, अब हम लोग बात करेंगे टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के बारे में बात करेंगे। देखो सर टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन, नो एप्लीकेशन का मतलब आपको पूछना नहीं है बेटा। मतलब देखो क्या बोला है यहाँ पर समझना, मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं आपको, मान लीजिए मैं आपको गुड्स दूंगा, आप मुझे पैसा दोगे, तो सर कब ये कॉन्ट्रैक्ट को, कौन से समय इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा? जब आप मुझे बोलोगे नहीं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए और अपना कोई टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, तो मैं बोलूंगा कोई भी रीजनेबल टाइम। जैसे आप आते हो मेरे पास और आप मेरे से फ्रिज खरीद के गए हो, तो मैं क्या 1 महीने बाद भिजवाऊंगा क्या आपके घर पे? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको रीजनेबल टाइम के अंदर मैंने डिलीवर करना चाहिए। हाँ पर मैंने आपको पहले ही बोल के रख दिया कि अभी जैसे आप कार खरीदना है, मैंने कहा अभी एक महीने का वेटिंग पीरियड है, तो मुझे जरा एक बात बताइए, 1 महीने के बाद मैं कार डिलीवर करूंगा क्या? यस देखो टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस वे टाइम इज स्पेसिफाइड, जहां पे मैंने पहले बोल के रखा हूं 1 महीने के बाद, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो 1 महीने के बाद का दिन है और जो प्लेस है यानी कि मेरा शोरूम, वहां पर मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगा क्या? यस सर करूंगा। ठीक है, अब मान लो आप कोई शर्ट देख के गए, मैं आपको कहता हूं कि ये शर्ट आने वाले सैटरडे को आने वाली है, तो आप सैटरडे को आके लेके चले जाना। मतलब क्या, आप आना, आप मुझे फोन करना है, ऐसा कोई कोई दुकानदार बोलता है ना, पहले मुझे फोन करना, शर्ट आई होंगी तो आ जाना, या सामान हो जाएगा तो मैं आपको बुला लूंगा, ऐसा दुकानदार बोलते हैं। मतलब आपको एप्लीकेशन करना है सैटरडे के ऊपर कि आज कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करोगे क्या। और ऑब्वियस सी बात है आप बिजनेस आवर्स के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट, आप रात में बेटा या सुबह 6 बजे आप फोन कर रहे सैटरडे को, माल आ गया क्या? भाई मैं अभी नींद से भी नहीं उठा हूं, समझना बात को। आप चार जैसे ही रात को 12 बजे बेटा आप फोन कर रहे माल आ गया क्या? अरे भाई साहब रुक जा थोड़ा सबर कर, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने आपसे कहा कि सैटरडे को सामान आने वाला है, आप एक बार फोन करना और आ जाना और गुड्स को लेके चले जाना। तो आपको बिजनेस आवर्स के अंदर सामान को ले जाना पड़ेगा क्या? यस। इसके अलावा सर कौन सी जगह कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करोगे जहां पे आपको कोई अर्जी नहीं लगाना है और हमने कोई प्लेस भी डिसाइड नहीं की है? तो इस केस के अंदर जो भी रीजनेबल प्लेस होती है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट जनरली परफॉर्म होता है, जैसे दुकानदार जहां से सामान बेचता है उसे हम लोग रीजनेबल प्लेस कहते हैं। बट कभी कभार कुछ जो चीजें होती है बेटा वो आपके घर पे भी डिलीवर होती है, तो उस केस के अंदर आपका घर वो रीजनेबल प्लेस होगा। सर मुझे एक बात बताइए, परफॉर्मेंस और इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब सैंक्शन बाय द प्रोमिसी, सर प्रोमिसी ने कोई टाइम अलोकेट करके रखा है या मान लो कोई प्लेस अलोकेट करके रखा है, तो जो भी मैनर या टाइम उसने बोल के रखा है उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट को निभाना पड़ेगा क्या? हाँ सर उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट को निभाना पड़ेगा, ऐसा यहां पर बोला गया है। डन है क्या? बोलो 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 जल्दी से, डन है क्या? सर इंपॉर्टेंट है क्या? नॉट सो इंपॉर्टेंट, सी कैटेगरी के अंदर है, पर एक बार पढ़ लेना बस। इसके अंदर बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का मतलब होता है पूछना। क्या मतलब होता है? बोलो जल्दी से, पूछना, उसे एप्लीकेशन का नाम यहां पर दिया जाता है। ठीक है, आ जाओ अब। लेकिन जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। क्या होता है? बोलो जल्दी से, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, उसे बोला जाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जैसे देखो मैंने आपसे कहा मैं आपको 100 रुपए दूंगा, आपने बदले में मुझसे कहा मैं आपको 10 रसमलाई के पीसेस दूंगा। क्या दूंगा? बोलो जल्दी से, मैं आपको 10 रसमलाई के पीसेस दूंगा। आपको रसमलाई पता है क्या क्या होती है? करके देखो, ये मिठाई होती है ऐसी, है ना। आप सोच के देखो बेटा, ये रसमलाई एकदम ठंडी ठंडी बेटा, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है ना,
लग तो बारिश का रहा है पर गर्मी का सीजन चल रहा, एकदम ठंडी ठंडी रसमलाई बेटा, आप समझना बात को ना, एकदम प्रॉपर टेस्ट, हल्दीराम पूरी। तो आप सोच के देखिए मुझे, आप जरा मुझे एक बात बताइए, मैं जो कह रहा हूं है ना, मुझे जरा एक बात बताइए। हाँ, तो ऐसे केस के अंदर मैंने आपसे वादा किया पैसा देने का, आपने मुझसे वादा किया क्या देने का, रसमलाई देने का। तो ऐसे केस में इसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यानी कि प्रॉमिस के बदले जो प्रॉमिस दिया जाए, क्या कहा मैंने बोलो, प्रॉमिस के बदले जो प्रॉमिस दिया जाए उसे बोला जाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, अब देखो सेक्शन नंबर 51 क्या कहता है, promiser not bound to perform unless reciprocal promise is ready and willing to perform। मतलब क्या बोल रहा है सर, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो रहा है जो साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है, तो प्रॉमिसर कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाएगा जब तक प्रॉमिस ही की रेडी एंड विलिंग होगा प्रॉमिस को निभाने का। इसका एग्जांपल है कैश सेल का। मान लो आप मेरे दुकान पर आए बेटा, आपने बोला सर ये कप कितने का दिया, मैंने कहा कप 100 रुपए का है। मैं कहता हूं लेकिन मैं उधारी पर कुछ नहीं देता, मैं आप कैश दोगे तो मैं आपको गुड्स दूंगा। समझना, कस्टमर कस्टमर राजा होता है और राजा कभी उधार नहीं मांगता। मैंने ऐसा आपको पेला, समझ रहे आप बात को, ऐसा एकदम भयंकर लाइन आपको दिया। अब एक बात ध्यान रखना, जब तक आप मुझे पैसा देने के लिए रेडी नहीं होते तब तक बेटा क्या मैं आपको कब दूंगा, क्या नहीं सर नहीं दूंगा। मतलब आप पैसा देने का वादा निभाइए, फिर उसके बाद मैं आपको क्या दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको कब दूंगा, क्या दूंगा बोलो, फिर उसके बाद मैं आपको कब दूंगा। समझे क्या बात को, यस। तो देखो यहां पर बोला गया जब रेसिप्रोकल प्रॉमिस को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने की बात हुई है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाऊंगा जब तक सामने वाला व्यक्ति नहीं निभाता है। तो जब तक सामने वाला व्यक्ति मुझे कैश नहीं देता है मैं आपको क्या गुड्स दूंगा, क्या नहीं सर नहीं दूंगा। आपको गाना याद आ रहा होगा बेटा, है ना, गाना है जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, वो है बेटा परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्योंकि जूते दो पैसे लो और रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, साथ साथ में होना चाहिए, पैसे नहीं तो जूते नहीं, जूते नहीं तो पैसे नहीं। समझे आप बात को, तो वो जो है ना बेटा, जूते दो पैसे लो, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस सेक्शन नंबर 51 के अंदर आता है। ठीक है, आइए अगला देखो, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। क्या कहा मैंने बोलो, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सर देखो समझना बात को, मैं अगर रेस्टोरेंट के अंदर जाता हूं, मान लीजिए जैसे कुशल बेटा कुशली को लेकर रेस्टोरेंट में जाता है, तो ऐसे केस में कुशल और कुशली पहले बढ़िया से खाएंगे बेटा पेट भर खाना, फिर उसके बाद वेटर आके बिल देगा और कुशल यहाँ पे बिल को पे करेगा। कुशली भी बिल को पे कर सकती है, नहीं लड़के बोलेंगे हम नहीं कर सकते, क्या करो ना, हमारा क्या जा रहा, हम तो चाहते आप करते रहो करके बार बार। ठीक है आओ, लेकिन अब समझिए, लेकिन जब एक्चुअल में जाएंगे ना तब बेटा पर्स नहीं खोलेंगे, है ना, ये बड़ा बोलते रहेंगे कि अरे नहीं हमें भी मौका दो, या क्या लड़की पे नहीं कर सकते, या जब जाते तब तो पे नहीं करते, है ना। चलिए खैर अभी आएंगे, टॉपिक पे आते हैं अभी। आओ सुनो, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा बेटा यहाँ पर कि कुशल बेटा यहाँ पर कुशली के साथ गया रेस्टोरेंट में, पहले खाना खाया, मतलब होटल वालों ने क्या किया, होटल वालों ने अपने ऑब्लिगेशन को पे किया। अब उसके बाद कुशल पैसा दे रहा है, समझे क्या, ये नॉर्मली होता है, नॉर्मली होटल लाइन में यही होता है कि पहले वो अपना ऑब्लिगेशन निभाएंगे उसके बाद आप पैसे देते हो, क्या, यस सर, उसके बाद आप पैसे देते हो। लेकिन समझना अगर आप हल्दीराम जाओगे तो हल्दीराम में पहले आपको पैसे देना पड़ता है, टोकन लेना पड़ेगा, काउंटर पे देना पड़ेगा, फिर वो आपको खाना देंगे। मतलब वहां पे एक्सप्रेसली प्रोसेस को डिफाइन किया गया है कि पहले आप अपने प्रॉमिस को निभाओ, उसके बाद हम हमारे प्रॉमिस को निभाएंगे, क्या, हाँ सर हम हमारे प्रॉमिस को निभाएंगे। समझे क्या, तो देखो सर जहां पे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस अगर एक्सप्रेसली फिक्स करके रखा है, एक्सप्रेसली फिक्स करके रखा है तो आप उस ऑर्डर में परफॉर्म करो, पर जहां पर एक्सप्रेसली फिक्स नहीं है आप उसको परफॉर्म करोगे इन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर। क्या कहा मैंने बोलो, इन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर। सर ये इन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर का मतलब क्या होता है, जैसा नॉर्मली ट्रांजैक्शन का नेचर होता है उस हिसाब से करना पड़ेगा, क्या, यस सर उस हिसाब से करना पड़ेगा। समझे क्या, बोलो 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 बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या, यस सर। अगला देखो, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। क्या बोला यहाँ पे बताइए, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट
ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। मतलब सर एक पार्टी कोई ऐसे इवेंट को होने से रोक रही है जिसके ऊपर बेटा हम लोगों को क्या करना है, जिसके ऊपर हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। देखो, where contract contains reciprocal promises and one party in a contract prevents other from performing his promise, the contract becomes voidable at the option so prevented। जैसे देखो, आपने मुझे लाख रुपए दिया और आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हमारे घर को पेंट कर दो। मैं बेटा पेंट लेके आ रहा था आपके घर पर, आप आपके घर के छत से मेरे ऊपर पत्थर मारते हो बेटा, समझना, और आप मुझे गेट के अंदर एंट्री नहीं देते हो। मुझे एक बात बताइए, जब तक मैं गेट के अंदर आऊंगा नहीं, मैं पेंट कैसे करूंगा? क्या मैं बाहर से जैसे पानी की तरह पेंट थोड़ी मारूंगा बेटा? सीधी सी बात है, मुझे घर में आना पड़ेगा, सीढ़ी लगाना पड़ेगा, फिर वो झूला लटकाना पड़ेगा, तब पेंट होगा, अदरवाइज पेंट होने वाला है क्या? नहीं। पर आपने पत्थर मार मार के, आप पत्थरबाज हो ना, तो आपने पत्थर मार मार के बेटा मुझे क्या किया, बोलो ना, आपने मुझे घर में आने से रोका। तो आपने जो मुझे घर में आने से रोका पत्थर मार मार के, इसके कारण मैं बोलूंगा कि अब मेरे ही बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता हूं और मैं आपसे कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता हूं। क्या बेटा? हाँ, मैं आपसे कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता हूं अगर मुझे कुछ लॉस हुआ है तो। क्या कहा मैंने? बोलो, अगर मुझे कुछ लॉस हुआ है तो मैं आपसे कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? बोलो, मैं आपसे कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता हूं। गॉट इट? क्या आपको ये बात समझी? क्या सभी लोग जल्दी जल्दी बोलेंगे मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या सभी लोग फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, क्या आपको बात समझ में आई? क्या आई? क्या आई? क्या? यस, चलो ओके। अब देखो तीसरा, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू द प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म इन ऑर्डर कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सर मान लो आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्टर हुआ, आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहां पर आप मुझे मटेरियल सप्लाई करोगे, मैं कारपेंट्री का वर्क करूंगा और फिर आप मुझे लेबर पेमेंट करोगे। पर मुझे एक बात बताइए, अगर आपने मुझे लकड़ी ही नहीं दिया, क्या कहा मैंने? बोलो, अगर आपने मुझे लकड़ी ही नहीं दिया तो मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगा? तो आपको मुझे लकड़ी देना पड़ेगा ना बेटा। जब तक आप मुझे लकड़ी नहीं दो, लकड़ी लकड़ी क्या सुना आपने? क्या वाहियात लोग हो रहे? जब तक आपने मुझे लकड़ी नहीं दिया मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट को निभाऊंगा? क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को निभा सकता हूं? क्या नहीं सर, नहीं निभा सकता। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर पहले आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, पहले आपको लकड़ी, खिल्ले और ये सब चीजें देना पड़ेगा। देन उसके बाद मैं अपने परफॉर्मेंस को मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को निभाऊंगा। फिर आप मुझे क्या दोगे? फिर आप मुझे पैसा दोगे। क्या दोगे? बोलो ना, आप मुझे पैसा दोगे। समझे क्या बात को? अरे बोलो बाबा, क्या बात को समझे क्या? ठीक है, देखो यहाँ पर, where the promises are reciprocal and dependent, if promiser who has to perform his promise before the performance of other promise, जब तक आप अपने प्रॉमिस को नहीं निभाओगे, क्या मैं अपने प्रॉमिस को निभा पाऊंगा? क्या नहीं। he cannot claim performance of other promise and is also liable for compensation of his non performance। और ध्यान रखना, और वो लायबल होगा कंपनसेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस के लिए। मतलब आप, अगर आपने मुझे लकड़ी नहीं दिया तो उस केस के अंदर आप लायबल होंगे मुझे कंपनसेशन देने के लिए। ठीक है सर, मान लो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस जिसमें कुछ चीजें लीगल है और दूसरी चीजें इलीगल है। जैसे मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे वीड देना, तो मैं बोलूंगा मेरी चीज लीगल, आपकी लीगल, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाया जा सकता। लेकिन अल्टरनेटिव प्रॉमिसेस है जिसमें एक चीज लीगल है एक इलीगल। जैसे मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे वीट के साथ वीड भी दोगे, तो वीट दोगे वो इलीगल, लेकिन वीट दोगे वो लीगल होता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल लीगल होता है। ठीक है, ओके। अगला, अब देखो सर, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे किसके बारे में? सर अब हम लोग यहां पर बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट द टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज असेंशियल के बारे में। मतलब सर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे ध्यान देना सर, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट विच द टाइम इज फिक्स्ड। मतलब देखो क्या हुआ, समझना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर टाइम डिसाइड कर रखा है बेटा। क्या डिसाइड करके रखा है? बोलो, टाइम डिसाइड कर रखा है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको क्या बोल रखा है? आपको बोल रखा है कि अगर टाइम पहले से डिसाइडेड है और उस टाइम के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है या कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आओ सर सारे लोग ध्यान देना, यहाँ पे फोकस करना। देखो 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 मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, कहानी की सारी घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई संबंध नहीं है। वास्तव जीवन से संबंध पाया गया तो मात्रा सहयोग कहा जाएगा। ठीक है, आओ
जैसे मैं यहाँ पर बात करूंगा किसके बारे में, पर्व के बारे में। किसके बारे में? पर्व के बारे में। पर्व की बेटा शादी हो रही है। क्या हो रही है? बोलो, शादी हो रही है। किसके साथ? मान लो परवी के साथ। किसके साथ? बोलो जल्दी से, परवी के साथ। ठीक है, आइए। पूर्वा वैसे फिक्स बैठता है, बट हमारे क्लास में पूरा है, वो बेचारी बोलेंगे यार बहुत ही हो गया तो, है ना। आओ, तो परवी, परवी नाम की तो शायद ही कोई लड़की होंगी। ठीक है, हुई तो भी अच्छा है पर्व का तो। चलिए आइए, तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा बेटा, समझिए, मैंने ये कहा कि पर्व जो है ना, पर्व की शादी तय हुई है बेटा परवी के साथ। अब परवी के पिताजी जो है, जो परवी के फादर है बेटा, क्या कहा मैंने? बोलो, परवी के जो फादर है ना, वो पर्व को क्या देना चाहते हैं? वो पर्व को एक गिफ्ट देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? बोलो जल्दी से, गिफ्ट देना चाहते हैं। मान लो गिफ्ट में वो थार देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? महिंद्रा थार देना चाहते हैं बेटा। समझ रहे हैं आप बात को? पर्व को वो गिफ्ट में महिंद्रा थार देना चाहते हैं। ओके, अब देखो सर, वो थार कब देंगे? जिस दिन बेटा विदाई होंगी ना पर्व की, सॉरी पर्व की नहीं, परवी की। जिस दिन विदाई होंगी बेटा परवी की, उस दिन हम लोग कहेंगे कि उस दिन क्या लेना है? उस दिन पिताजी को बेटा यहाँ पर गाड़ी देना है। ओके सर, विदाई कब है? तो विदाई मान लो 30 अप्रैल को बेटा विदाई है। तो पिताजी जाते हैं महिंद्रा के शोरूम के अंदर और कार को क्या करते हैं? बुक करते हैं। समझना बात को, कार को बुक कर देते हैं और बोलते हैं कि 30 अप्रैल को कार की डिलीवरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बोलो जल्दी से, 30 अप्रैल को कार की डिलीवरी होनी चाहिए। समझ रहे हैं क्या बात को? यस, ओके। अब आप ध्यान देना, अब होता क्या है? अब आप सोचो, अब क्यों 30 अप्रैल? क्योंकि 30 अप्रैल के दिन विदाई है बेटा। किसकी? सर विदाई है यहाँ पर, बोलो ना, किसकी विदाई है? यहाँ पे परवी की विदाई है ना, इसलिए। तो वो डेट थोड़ी शिफ्ट हो सकती है। मतलब यहाँ पे टाइम क्या असेंशियल है? क्या? हाँ सर, असेंशियल है। मतलब 30 तारीख को कार की डिलीवरी होना जरूरी है, क्योंकि उस दिन विदाई। आप ये थोड़ी बोल सकते आज कार डिलीवरी में कोई बात नहीं, 2 दिन तक मंडप में रुको फिर विदाई करेंगे क्योंकि तार नहीं आई। अब सोच के देखो ना, तार नहीं आई करके, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ऐसे केस के अंदर ये टाइम असेंशियल है बेटा यहाँ पर। अब मान लो महिंद्रा वाला फोन करके बोलता है 30 तारीख को, सॉरी सर आज कार नहीं दे पाएंगे, सब कुछ लग गया, बस कार का हैंडल और ब्रेक लगने का बचा हुआ है। आप बोलो तो दे देता ये कार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बढ़िया ट्रैक्टर से बांधना और मस्त धीरे 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 खींचते हुए लेके जाना। वो खट्टा मीठा में बेटा वो था नहीं क्या, वो ऐसा वो रोलर को खींचते थे, वैसे आप कार को खींचते हुए लेके जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मुझे ऐसा थोड़ी चलता है। तो यहां पर बेटा टाइम असेंशियल है। क्या है? बोलो, टाइम असेंशियल है। तो मुझे आप जरा एक बात बताइए, जो पिताजी है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं क्या? तो इसका मतलब है हाँ सर, अगर टाइम असेंशियल है तो पिताजी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं चाहिए मुझे अब तुम्हारी तार। समझे आप बात को? अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा? अब मैं यहाँ पे रेंज रोवर गिफ्ट करूंगा। किसको? रेंज रोवर गिफ्ट करूंगा पर्व को। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी थार, ऐसा पिताजी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि टाइम असेंशियल था। लेकिन पिताजी बेटा यूं ही गिफ्ट कर रहे थे, पर्व को कह रहे थे तुमने हमारे घर का तूफान संभाल रखा है, हम आपको कहते कोटि कोटि धन्यवाद करें, ये लो हमारे तरफ से रेंज रोवर। तो ऐसे केस के अंदर यू ही गिफ्ट दे रहे हैं बेटा। अब वो आज आए परसों आए तरसों आए, उसमें क्या? पर्व को क्या है? पर्व को कार से मतलब। तो ऐसे केस के अंदर मुझे जरा एक बात बताइए, जहां पर टाइम असेंशियल नहीं है वहां पर क्या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं सर, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। सर इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? इसका मतलब बच्चों में ये कहना चाहता हूं आपके साथ कि अगर टाइम असेंशियल एलिमेंट नहीं है, ओ बे, समझ रहा, टाइम असेंशियल नहीं है बेटा, तो इस केस के अंदर, इस केस के अंदर सर होगा क्या? आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर पाएंगे क्या? नहीं सर, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। समझे क्या? सभी लोग जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? है ना, देखो क्या, कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी अवॉइडेड वेयर टाइम इज नॉट एसेंशियल। देखो, where time is not essential, the contract cannot be avoided on the ground that time for performance has expired। है ना, आप जहां पर टाइम असेंशियल ही नहीं है तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, यानी कि आपको प्रॉमिस को निभाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप कंपनसेशन ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो परवी के पिताजी ने बेटा फूल वूल बुला के रख लिए थे, 1-2 हजार के वो फूल थे जो गाड़ी के ऊपर लगने वाले थे, और कुछ कुछ फटाका वटाका बुला के रख लिया था। मान लो फटाके तो खराब नहीं होंगे पर फूल खराब हो गए, तो वो कंपनसेशन वो ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ टाइम, इवन व्हेन टाइम इज असेंशियल,
द प्रोमिसी में वेव इज राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या सर, माना टाइम असेंशियल है, फिर भी बेटा पर्व कह रहा है कोई बात नहीं पिताजी, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग ओला में चले जाते हैं विदाई के वक्त, 2 दिन बाद कार आएंगी तब भिजवा देना ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है मुझे। अरे आपका प्यार है यार, ये गिफ्ट मैं कैसे मना कर सकता हूं ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, कोई इशू नहीं है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है टाइम असेंशियल है, फिर भी पिताजी कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट ना करे, वो अपने इस राइट को वेव कर दे। ठीक है, तो यहां पर प्रोमिसर फेल्स टू परफॉर्म विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, है ना, ही में एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस एट एनी अदर टाइम एग्रीड, और वो कंपनसेशन को क्लेम नहीं कर पाएगा अनलेस अगर उसने पहले से बोल के रख दे कि भाई देखो मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट को वैसे तो कैंसिल कर सकता हूं पर मैं नहीं कर रहा हूं, मैं 2 दिन बाद भी कार को एक्सेप्ट कर लूंगा, बट तुमको मेरा जो 5,000 रुपए खर्चा हुआ है बैंड बाजा और पटाखे का और बाकी चीजों का वो तुमको देना पड़ेगा। तो ऐसे केस के अंदर मुझे जरा एक बात बताइए, ऐसे चीज के अंदर क्या ये बात बन जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बन जाती है। ठीक है, आओ अगला एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट के बारे में बात करेंगे। सर एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट में क्या होता है? सर अगर इम्पॉसिबिलिटी है, अब इम्पॉसिबिलिटी भी 2 तरीके की होती है, एक होता है इनिशियल और एक होता है सबसीक्वेंट। देखो क्या कहा मैंने, सुनो सुनो सुनो, मैं बात कर रहा हूं इम्पॉसिबिलिटी के बारे में। इम्पॉसिबिलिटी एक होती है इनिशियल और एक होती है बेटा सबसीक्वेंट। इनिशियल का मतलब क्या है? मान लो घोड़ा पहले से मर चुका था और आपको और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैं आपको घोड़ा बेचूंगा, आप घोड़े को खरीदोगे 1,00,000 रुपए में, तो इसे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी बोला जाता है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से इम्पॉसिबल है। अब हो सकता है यहां पर हम दोनों पार्टीज को पता हो बेटा इसके बारे में, तो दोनों पार्टीज को पता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। सर ऐसा हो सकता है कि मुझे यानी कि प्रोमिसर को पता हो, प्रोमिसर को नोन हो, और प्रोमिसी जो है ना उसको पता नहीं हो, तो इस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही होगा। बट जो प्रोमिसी है ना वो क्या कर सकता है? प्रोमिसर से कंपनसेशन क्लेम कर सकता है कि तुमने झूठ बोला, तुमने मेरा दिल तोड़ा, है ना, तो ऐसे केस के अंदर क्या दो? मुझे कंपनसेशन दो। सर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट बन गया और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट बेटा, बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग कहेंगे कि इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। याद है अपन ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था, इसे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी इसे कहा जाता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है। ठीक है, देखो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, impossibility existing at the time of contract when parties to a contract agree upon doing something which is obviously impossible in itself would be void। नोन टू द पार्टीज, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने वाला है। अननोन टू द पार्टीज यहां पर, तो इस केस के अंदर अगेन यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। लेकिन अगर प्रोमिसर को पता होता तो प्रोमिसी जो है ना बेटा वो कंपनसेशन लॉस का क्लेम कर सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। सर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में अगेन हम लोग कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा बच्चा? कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होगा। क्या होगा बोलो जल्दी से? कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होगा। समझे क्या? क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? बोलो बोलो बोलो, चलो जल्दी से मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप बताइए क्या आपको इतनी बातें बढ़िया बढ़िया क्लियर है? मस्त मस्त क्लियर है? क्या आपको पूरे पॉइंट समझ में आ रहे हैं क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको पूरे पॉइंट समझ में आ रहे है या नहीं? बढ़िया रिवीजन हो रहा है? क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आज ही फिनिश कर देते हैं, है ना, आज ही 20-25 मिनट और लगेंगे, पर आज ही अपन इस पूरे चैप्टर को निपटा लेते हैं मेरे हिसाब से। वो ज्यादा बस 3 ही तो पेज बचे, 1 2 3, है ना, तो आज ही कर डालते हैं, नहीं रखते इसको। कल फिर बढ़िया है, कल फिर छुट्टी मिलेंगी आपको। ठीक है, तो कल आपका कोई बैकलॉग होगा, कुछ भी होगा तो आप उसको कवर कर लेना। मान लो कोई आपका एक्ट कवर नहीं हुआ हो तो कल उसको कवर कर लेना फिर। ठीक है, ओके। तुषार का सॉर्टेड है लाइफ, कल सो जाऊंगा बोले सर, है ना। चलो चलो चलो। सर देखो बेटा ऐसा है ना, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता
कि कहां से क्या पूछेंगे करके। मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा कहीं पे भी तय नहीं होता कि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे और यहीं से इनडायरेक्ट पूछेंगे। कहीं से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कहीं से भी इनडायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यस, चलिए आइए अब ध्यान देना। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में? अब मैं यहाँ पे बात करूंगा अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा बोलो बच्चों? अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, फोकस करना स्क्रीन के ऊपर एकदम बढ़िया से। मैं आपको काफी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना। सर इसमें काफी सेक्शन सोगा से मैच हो रहे हैं, नहीं, सोगा के काफी सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मैच होते हैं। पहले एक्चुअली सोगा और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, बट बाद में 1930 एंड 1932 के अंदर उसको अलग कर दिया गया। तो आप देखना बहुत सी दोनों चीजें रिलेटेड है और इसके वर्डिंग्स भी काफी रिलेटेड है, ठीक है। यस, अब देखो सर ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है। मैं आपको, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं, ठीक है। सारे लोग ध्यान देना एकदम बढ़िया से। इसके अंदर आता है सेक्शन नंबर 59, 60 एंड 61। ये सभी बच्चों को ये सेक्शन को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन नंबर के साथ आप पेपर में लिख के आएंगे अगर इसके ऊपर सवाल बना तो, ठीक है ना। चलो देखो क्या है। सर इसके अंदर हो क्या रहा है, देखो सर एक व्यक्ति ने ना बेटा दूसरे व्यक्ति के साथ क्या किया है समझना, दूसरे व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये बायर है और बी जो है ना ये सेलर है बेटा। अब जो ये व्यक्ति है ए, इसने ट्रांजैक्शन 1 किया मान लो 30,000 रुपए का। ट्रांजैक्शन 2 जो है बेटा ये किया मान लो 50,000 रुपए का। और ट्रांजैक्शन 3 है मान लो ये किया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कितने का, फॉर एग्जाम्पल 45,000 का। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ बेटा कि जो बायर है ना ये बी से, जो बायर है ये सेलर को बेटा पैसा देता है। और ये पैसा देता है मान लो कितना, ये पैसा देता है फॉर एग्जाम्पल के लिए 40,000 रुपीज। कितना देता है? 40,000 रुपीज। तो सवाल बनता है ये 40,000 रुपीज को आप किसके अगेंस्ट अपोर्शन करोगे? ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2 या ट्रांजेक्शन 3? तो उसके रिगार्डिंग लॉ आता है किसके अंदर? लॉ आता है सेक्शन नंबर 50, 59 एंड 60 के अंदर। किसके अंदर बोलो? 59, 60 एंड 60 के अंदर लॉ आता है, ठीक है। देखो लॉ क्या कहता है मैं अभी आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। सर सबसे पहला सेक्शन नंबर 59 कहता है कि अगर बायर जो है ना बेटा ये एक्सप्रेसली बोल देता है, क्या बोलता है बोलो? बायर एक्सप्रेसली बोलता है कि इस 40,000 रुपए को आप ट्रांजेक्शन 3 के अगेंस्ट सेट ऑफ करना, तो सेलर को ट्रांजेक्शन 3 के अगेंस्ट ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। यहां पे फिर सेलर के पास कोई चॉइस होंगी क्या? नहीं सर, सेलर के पास कोई चॉइस नहीं होंगी। ऐसा कौन कहता है? ऐसा सेक्शन नंबर 59 कहता है। इसके अलावा अगर एक्सप्रेसली है या कभी कभार इंप्लाइड तरीका भी हो सकता है। जैसे मान लो बायर सेलर को बेटा पेमेंट कर रहा है 45,000 रुपीज का, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? 45,000 का पैसा मतलब ट्रांजेक्शन 3 का पैसा होगा, मतलब वो ट्रांजेक्शन 3 को सेटल करने की बात कर रहा है। तो ऐसे इसमें यहां पर इंप्लाइड तरीके से आपको ट्रांजेक्शन 3 को ही सेटल करना है। सेलर जबरदस्ती नहीं कर सकता ट्रांजेक्शन 1 एंड 2 को सेटल करने के लिए। ऐसा सेक्शन नंबर 59 कहता है बेटा। कौन कहता है? 59 कहता है। देखो, where the debtor owes several distinct debts T1, T2, 3T and make them payment either with an express intimation कि तुम ट्रांजेक्शन 3 को अलोकेट करना, या सर्कमस्टांसेस जो इंप्लाई कर रहे हैं बेटा सेम अमाउंट हो गए जिससे समझ में आ रहा है वो ट्रांजेक्शन 3 का कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको अकॉर्डिंगली उसी के अंदर सेट ऑफ करना पड़ेगा। क्या? यस सर, आपको ट्रांजेक्शन 3 में ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो बच्चों? आपको ट्रांजेक्शन 3 में ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। डन डना डन डन। यस, अब देखो अगला, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वे डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। क्या कहा मैंने बोलो? वे डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। देखो अब मैं आपको सेक्शन नंबर 60 के बारे में बता रहा हूं। सेक्शन नंबर 60 क्या कहता है समझना। अरे हाँ, देखो सेक्शन नंबर 60 क्या कह रहा है यहाँ पे? सेक्शन नंबर 60 कहता है कि देखो मल्टीपल ट्रांजैक्शन है T1, T2, T3 और ये जो पेमेंट है 40,000 का करता है। और ये कहता है सेक्शन नंबर 60 कहता है, सेक्शन नंबर 60 कहता है कि बायर ने कुछ नहीं बोला। क्या कह रहा हूं मैं बोलो? बायर ने कुछ नहीं बोला, बायर ने कुछ नहीं बोला। तो ये कहता है कि सेलर की अब चॉइस है।
क्या है बोलो, सेलर की चॉइस, यानी कि अब सेलर की मर्जी है कि वो किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करना चाहता है। मतलब इट्स सेलर्स चॉइस। जैसे ये 40,000 को वो 1 और 2 के अगेंस्ट कर सकता है, या वो सिर्फ 2 में कर सकता है, या वो सिर्फ 3 में कर सकता है, या 3 और 2 में आधा आधा कर सकता है। ये सेलर की चॉइस है। अब मतलब सेलर को जो चाहिए वो ट्रांजैक्शन के ऊपर वो उसको सेट ऑफ कर सकता है। भली वो ट्रांजैक्शन बेटा लॉ ऑफ लिमिटेशन सूट्स के द्वारा बाहर क्यों ना हो गया हो। मतलब ये ट्रांजैक्शन 3 साल से ज्यादा ओल्ड क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सेट ऑफ कर सकता हूं। बस ध्यान रखना, अगर कोई ट्रांजैक्शन डिस्प्यूटेड है, जिस पर बायर और सेलर का झगड़ा चल रहा है, तो डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन नहीं चलता है। वो ट्रांजैक्शन जो ड्यू प्लस पेबल हो जाए, मतलब जिसका क्रेडिट पीरियड खत्म हो जाए और जो पे करने पर लायबल हो जाए या ड्यू आ जाए, ड्यू डेट जिसकी आ जाए पेमेंट करने की, उसके अगेंस्ट में इसको सेट ऑफ कर सकता हूं। क्या बिंदास बिंदास कर सकता हूं। देखो, वे डेटर हैज ओमिटेड टू इंडिकेट, मैं भूल गया बताना, और कोई सर्कमस्टांसेस से समझ नहीं रहा है कि डेटर को कहां अप्लाई करना है, तो देखो क्रेडिटर में अप्लाई एट इट्स डिस्क्रिशन। तो क्रेडिटर खुद के डिस्क्रिशन पर अप्लाई कर सकता है क्या, ये ऐसे डेट के ऊपर जो लॉफुल है एंड ड्यू एंड पेबल है टू द डेटर। जहां पे रिकवरी इज और इज नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन ऑफ फोर्स, मतलब 3 साल से पुराना ट्रांजैक्शन हुआ तो भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। बस ध्यान रखना, डिस्प्यूटेड डेट के अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर पाओगे क्या, नहीं सर नहीं कर पाओगे। मतलब ऐसा डेट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ट्रांजैक्शन 2 को लेकर बायर और सेलर के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है, तो इस केस में जो सेलर है ना, वो ट्रांजैक्शन 2 के अगेंस्ट सेट ऑफ कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। पर जब ट्रांजैक्शन 2 एक बार सेटल हो गया आपका, मान लो आपका डिसाइड हो गया कि ठीक है यार 50,000 के गुड्स में कुछ डिफॉल्ट वगैरह था, 40,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो उस केस के अंदर फिर देना पड़ेगा क्या, हाँ सर फिर देना पड़ेगा। बट तब तक देना की जरूरत है क्या, नहीं सर देने की जरूरत नहीं है। गॉट इट। क्या आपको बातें समझ में आ गई क्या, बोलो ना बच्चों, क्या आपको बातें समझ में आ गई क्या, सभी लोग बोलेंगे मेरे को, है ना। यस। अब देखो सेक्शन नंबर 61 के बारे में बात करूंगा। एप्लीकेशन फॉर पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी हैज अप्रोप्रिएट, क्या बोल के रखा है बोलो सर, जहां पे किसी भी पार्टी ने अप्रोप्रिएट नहीं किया है ना, किसी भी पार्टी ने अप्रोप्रिएट नहीं किया है, उस केस में क्या होगा। मतलब सर बायर ने भी नहीं बोला और सेलर ने भी अप्रोप्रिएट नहीं किया, तो लॉ कहता है इन ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप चीजों को सेट ऑफ कर देना। सर यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, T1 T2 T3 होगा, मतलब पहले T1 फिर T2 फिर T3 रहने वाला है क्या, यस। इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप सेट ऑफ कर देना। जैसे देखो, when neither of the party makes any appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debts in order of time, इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोला जाता है। whether or not barred by limitation of law, यानी कि 3 साल पुराने हैं तो भी चल जाएगा। if debts are of equal standing, the payment shall be applied in discharge of debt proportionately। मतलब क्या समझना, इनका कहना है कि सर जैसे देखो हमने 40,000 रुपए दिया, लेकिन जो T1 और T2 है ना बेटा, ये एक ही दिन के ऊपर ड्यू हो रहे हैं, मतलब एक ही दिन के ऊपर इसकी लाइबिलिटी आ रही है। तो इनका कहना है कि T1 और T2 को आप क्या करना, 30,000 और 30,000 और दूसरा कितना है 50,000, 30,000 और 50,000 के रेशो में अपोर्शन करना। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ 3:5 के रेशो में अपोर्शन करना। यानी कि मैं ऐसा कहूंगा कि 40,000 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 5,000 इंटू 3, यानी कि 15,000 इसमें करूंगा और 25,000 में इसमें अपोर्शन करूंगा क्या, हाँ सर इसमें अपोर्शन करूंगा। ये होता है पेमेंट ऑफ इक्वल स्टैंडिंग। क्या होता है बोलो जल्दी से, पेमेंट ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, पेमेंट ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, इक्वल स्टैंडिंग, समझे क्या, पेमेंट ऑफ इक्वल स्टैंडिंग इसे कहा जाता है। डन 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 डन। ओके अगला। अब देखो सर, अब मैं बात करूंगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कब, विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। क्या बोल के रखा है बोलो, विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज, यानी कि दो पार्टीज के कंसेंट से, दोनों पार्टीज के कंसेंट से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आपको परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जैसे देखो आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट आप और मैं डिसाइड कर ले तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अगर ये नौबत आती है तो। जैसे देखो इफेक्ट ऑफ नोवेशन रेसेशन अल्ट्रेशन के बारे में बात करूंगा।
सर नोवेशन का मतलब क्या होता है, देखो पार्टीज में सब्सटीट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड इफ दे डू सो इन इट इज अ केस ऑफ नोवेशन। यहां पर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है और उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं और न्यू कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है, एक तो सेम पार्टीज के बीच में दूसरे पार्टीज के बीच में। एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं गया बेटा आईफोन खरीदने के लिए और मैंने क्या किया, मैंने 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद लिया। क्या कर लिया बोलो, 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद लिया। व्हाइट कलर का आईफोन था बेटा, है ना, 512 GB इसका क्या था, इंटरनल मेमोरी था। और मैंने लेटेस्ट वाला जो भी आईफोन था मैंने वो खरीद लिया, ठीक है, प्रो वाला वर्जन एकदम। तो ऐसे केस के अंदर ये मैं कॉन्ट्रैक्ट करके आया, मैं घर पे आया, मैं मम्मी को बताता हूँ। मम्मी मुझे समझाती है, मम्मी कहती है बेटा फोन का काम क्या होता है, कॉल आना, कॉल लगाना, व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह को देखना, क्या करना है ये 1.5 लाख रुपए डाल के, 15,000 का सैमसंग का फोन ले ले, बेस्ट है। मुझे ये बात बहुत पसंद आई बेटा। मैं दुकानदार को फोन करता हूँ, मैं शॉपकीपर से कहता हूँ भाई देख मेरा आईफोन तेरा, मेरे को है ना अभी मम्मी ने समझाया मुझे आईफोन नहीं लेना है। शॉपकीपर कहता है मैंने वैसे भी ऑर्डर नहीं दिया था, ठीक है आईफोन मत दो करके, आपको और कुछ चाहिए। मैंने कहा मुझे उसके जगह सुमसुम का फोन दे दे 15,000 रुपए का। फोन का काम होता है कॉल आना, कॉल जाना, व्हाट्सएप लगना, व्हाट्सएप नहीं लगना, और ये सब चीजें होता है। तो वो कहता है ओके। तो अब देखो आईफोन का कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके हमने उसके जगह नया सुमसुम का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे नोवेशन कहा जाता है बेटा। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों, इसे नोवेशन कहा जाता है। ओके सर रेसेशन, मम्मी ने जब ये बात बोली ना मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कहा अब मुझे कोई नया फोन नहीं लेना, मैं दुकानदार को फोन करके कहता हूँ भाई एक काम करते, तूने फोन बुलाया नहीं है ना, वो कहता है नहीं भैया नहीं बुलाया। मैंने कहा कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, मुझे नहीं खरीदना फोन। तो यहां पर रेसेशन का मतलब होता है कैंसल करना कॉन्ट्रैक्ट को। क्या होता है बोलो जल्दी से, कैंसल करना कॉन्ट्रैक्ट को। मतलब यहां पे पार्टी डिसाइड करती है कि हम रिसाइन कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, कैंसल कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसा पार्टी डिसाइड करती है। सर अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, जहां पे पार्टी टर्म्स को चेंज करती है। जैसे मैं क्या होता है समझना, मैं आता हूं घर पे, ये पैरेलल यूनिवर्स की बात है बेटा। मम्मी कहती है क्या 512 GB का फोन लिया, कम से कम 1 TB का तो ले। तो मैं फोन करता हूं शॉपकीपर को, मैं कहता हूं 512 की जगह तोड़ा तोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट में तोड़ा सा चेंज है टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर। वो जो तोड़ा चेंज है बेटा वो है टर्म्स को, कौन सा, 512 GB के आगे समझना। 512 GB के जगह मैंने कितना दिया, 1 TB दिया, 1 TB का फोन लिया। तो मुझे जरा एक बात बताना, मुझे जरा एक बात बताना, मैं इसे क्या बोलूंगा सर, मैं इसे बोलूंगा अल्ट्रेशन। मैं इसे क्या बोलूंगा बोलो जल्दी से, मैं इसे बोलूंगा अल्ट्रेशन। वेयर पार्टीज एग्री टू अल्टर, थोड़ा सा चेंज करना, अल्टर कॉन्ट्रैक्ट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड, और उसको परफॉर्म करने की जरूरत है क्या नहीं, यानी कि 512 GB वाला फोन देने की जरूरत नहीं, उसके जगह 1 GB का फोन देना पड़ेगा। क्या, हाँ सर 1 GB का फोन देना पड़ेगा। गॉट इट, बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या। यस अब देखो सर, प्रोमिसी वेव में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, क्या बोल के रखा है यहाँ पे, प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस को। देखो एवरी प्रोमिस डिस्पेंस विथ या रेमिट होली और इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। इसका मतलब क्या है समझना, जैसे देखो मुझे एसबीआई को बेटा देना था कितना, मुझे एसबीआई को देना था 10 लाख रुपए और उसके ऊपर 2 लाख रुपए का ब्याज यानी कि 12 लाख। मैंने एसबीआई को बताया देखो यार मेरी पोजीशन ठीक नहीं है, तुम अगर चाहो तो मेरे से वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हो, अदरवाइज भूल जाओ तुमको भी पैसा नहीं मिलेगा। तो एसबीआई मेरे साथ सेटलमेंट करता है और कहता है एक ही बारी में अगर तुम 9 लाख रुपए दे दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हारे जो 12 लाख है मैं ऐसा मान लूंगा कि तुमने 12 लाख रुपए दिया, तुमको देना 9 ही लाख है। अब यहां पे क्या हुआ, इसे बोला जाता है रेमिटेंस। मतलब क्या, प्रोमिसी ने यहाँ पे रेमिट कर दिया होली या एक पार्ट को कि इसको निभाने की जरूरत नहीं है, या ज्यादा टाइम को एक्सटेंड, अभी बोल रहे थे अभी मुझे बोल रहे 1 साल बाद, 1 साल में पैसे देना जब तुम्हारे पास पैसा है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे रेमिटेंस कहा जाता है। जब एक व्यक्ति मेरे साथ किसी भी प्रकार का क्या करे बेटा, सेटलमेंट करे, क्या करे बोलो, सेटलमेंट करे। अब देखो इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिस टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज। अब इसको पता है ये पेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, पत्थर वाला, कि अगर सामने वाला व्यक्ति मुझे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करने देता है, मुझे पत्थर मारता है, तो इस सिचुएशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, मैं कैंसिल कर दूंगा सर, मुझे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ओके अगला सर,
रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, आपको याद है CUFM के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा वो वॉइडेबल होता है और दूसरी पार्टी उसको कैंसिल कर सकती है। कैंसिल करने के बाद जो भी बेनिफिट्स मिले बेटा क्या वो वापस कर दिए जाते हैं क्या? यस, याद है आपको कोवर्जन का केस, फ्रॉड का, कल ही तो पढ़े थे, कल परसों के इसमें। तो कोवर्जन फ्रॉड में अगर जब भी होता है पार्टी के ऊपर तो जो भी मिला है बेटा वो वापस कर दिया जाता है क्या? यस सर, वापस कर दिया जाता है। इसे क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? इसे बोला जाता है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। क्या बोला जाता है? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हो तो जैसे आप ऑफर और एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करते हो उसी प्रकार से आपने रेसेशन को भी दूसरे पार्टी को क्या करना चाहिए? कम्युनिकेट करना चाहिए। इसके अलावा ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन हु हैज रिसीव एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट या दैट बिकम्स वॉइड। सर अगर वॉइड एग्रीमेंट या कोई एग्रीमेंट बाद में वॉइड होता है या कोई भी वॉइड एग्रीमेंट क्रिएट हुआ है तो उसके अंदर भी रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होता है क्या? हाँ सर, वहां पर भी बेनिफिट्स को रिस्टोर बैक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बोलो? वहां पर भी बेनिफिट को रिस्टोर बैक कर दिया जाता है। डन 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 डन। यस, अब देखो, अब मैं बात करूंगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके। सर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके बारे में बात करता है? कि सर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो पार्टीज में ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऑब्लिगेशन का खत्म हो जाना। क्या हो जाना? ऑब्लिगेशन का खत्म हो जाना। जैसे देखो, मान लो एक पार्टी है ए ने बी से वादा किया है कि वो 10 रुपए देगा, बी ने वादा किया है कि वो बिस्किट पैकेट देगा, अपना क्लासिक एग्जांपल। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ए का 10 रुपए देने का ऑब्लिगेशन नहीं और बी का बिस्किट पैकेट देने का ऑब्लिगेशन नहीं। इसे बोला जाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर ये जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कब कब होता है? तो देखिए सर, सबसे पहला डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, अभी अपन ने पढ़ा नोवेशन, रेसेशन, अल्ट्रेशन, रेमिशन के बारे में। सर दूसरा डिस्चार्ज ऑफ लैप्स ऑफ टाइम, कि सर यहां पर अगर सामने वाला व्यक्ति जैसे 3 साल तक अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। सर कॉन्ट्रैक्ट और डिस्चार्ज हो सकता है बाय एक्चुअल या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के द्वारा, या कभी कभार ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसमें डेथ हो गई बेटा, पर्सनल कंसिडरेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट, या सामने वाला व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया तो इस केस के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। या अब अगला, सर कॉन्ट्रैक्ट का आपने ब्रीच किया, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है और दूसरी पार्टी कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। सर इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ द प्रोमिस टू अफोर्ड रीजनेबल फैसिलिटीज, इसमें वो पेंट वाला एग्जांपल बेटा, कि आप मेरे ऊपर पत्थर मार रहे हो, आप मुझे रीजनेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो पेंट करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। या प्रोमिसी में वेव या रेमिट, ये आता है रेमिशन के बारे में। अभी मैंने SBI वाला एग्जांपल आपको दिया था, 10 लाख की जगह 9 लाख रुपए पे करो या 12 लाख की जगह 9 लाख रुपए दो, तो रेमिशन हुआ, तो इसमें भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसके अलावा अब ये दो केसेस थोड़े से इंपॉर्टेंट है जो हटके हैं। ये सारे केसेस तो बेटा पूरे कॉपी कैट है, अभी तक पूरे ये पॉइंट्स अपन ने पढ़ लिए हैं। ये दो पॉइंट थोड़े हटके, उसमें भी ये पॉइंट अपना पढ़ा हुआ है, ये पॉइंट अपना बचा हुआ है। अब देखो क्या, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? सर अगर सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब वो वैलिड था बट बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बोलो जल्दी से? जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, ठीक है, इसे बोला जाता है अनफोर्सिड चेंजेस इन लॉ। क्या बोला जाता है बोलो? इसे बोला जाता है चेंज इन लॉ। क्या कहा जाता है बोलो? चेंज इन लॉ इसे कहा जाता है। ओके सर, मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 1 लाख पैकेट शैमल के बेचूंगा, दाने दाने में मिर्ची का स्वाद, और मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने 2 को किया, 4 तारीख को आके मोदी जी बैन कर देते बेटा शैमल को बेचना, तो ये चेंज इन लॉ हुआ। तो सर इसके कारण अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। या डिस्ट्रक्शन इन सब्जेक्ट मैटर, मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब घोड़ा जिंदा था, बाद में घोड़ा मर गया, तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स विच वाज नेचुरली कंटेम्पलेटेड बाय परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट, जैसे पर्सनल इनकैपेसिटी या डेंजरस मैलेडी। जैसे मान लो वंशिका ने बेटा वंशिक से वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगी, बाद में बेटा पता चलता है कि वंशिक का स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया है, वो लोगों पर पत्थर मार रहा है, राह चलते लोगों के ऊपर पीछे भाग रहा है बेटा, समझना। तो ऐसे केस के अंदर डेंजरस मैलेडी हुआ तो स्टेट ऑफ थिंग्स बदल गए,
तो स्टेट ऑफ थिंग्स बदल गए तो ये भी क्या हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। या मान लो वॉर डिक्लेयर हो गया बेटा, तो वो लोग एलियन एनिमी बन जाएंगे, तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं पोस्टपोन, और नए कॉन्ट्रैक्ट तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं बच्चों। क्या हो जाते हैं बोलो बच्चों, वॉइड हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बात को? अरे कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या, बोलो ना जल्दी से यस ओके। अब देखो लास्ट पॉइंट वो है मर्जर ऑफ राइट्स को लेके। सर ये मर्जर ऑफ राइट्स क्या कहता है, जरा एक बात बताइए। तो मैं अगर मर्जर ऑफ राइट्स के बारे में आपसे कहूं तो देखो जरा, मर्जर ऑफ राइट्स का क्या मतलब है सुनना। देखो सर ये एक घर है बेटा, ये घर है किसका, एमवी सर का, ठीक है। ये हूं मैंने एमवी सर से किराए पर लिया हूं 1 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से घर। मैंने एमवी सर को पूरा 12 महीने का क्या दे दिया, 1-1 लाख रुपए पे कर दिया बेटा, यानी 12 लाख रुपए पे कर दिया। बट अब एमवी सर है ना, 6 महीने बाद बेटा पता चलता है कि एमवी सर पुणे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं एमवी सर से क्या करता हूं, मैं एमवी सर से ये घर खरीद लेता हूं। मुझे एक बात बताइए, क्या 6 महीने के बाद भी मुझे रेंट देना पड़ेगा क्या? इसका जवाब है नहीं। और मैंने जो एडवांस दे रखा हुआ वो एमवी सर को मुझे वापस करना पड़ेगा क्या? इसका जवाब है हाँ। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ बेटा कि मेरा जो ओनरशिप का राइट है ना, जो मेरा ओनरशिप का राइट है, मेरा टेनेंसी का राइट उस ओनरशिप के राइट में मर्ज हो गया। क्या हो गया बोलो, मर्ज हो गया। मेरा ओनरशिप के राइट के अंदर टेनेंसी का राइट क्या हो गया, मर्ज हो गया। क्या हो गया, मर्ज हो गया। समझे क्या आप बात को? यस। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये वाली चीज होने के कारण, ये वाली चीज होने के कारण सर ये जो चीज है ना, इसलिए बोला कि अब मुझे रेंट पे करने की जरूरत है क्या? नहीं। मतलब हमारा जो पुराना रेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा ऐसा। तो देखो जब इंफीरियर और सुपीरियर राइट, छोटे राइट और बड़े राइट मर्ज होते हैं, तो उस केस के अंदर सर यहाँ पर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। और यहां पर आपका समाप्त होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 4, पूरा पूरा आपका रिवाइज हो जाता है। राइट, होप सो आप सभी लोगों को बड़ा मजा आया हो बेटा, एकदम बढ़िया से अपना पूरा पूरा रिवीजन हो गया हो, है ना। बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए। अगर आप या आपके जूनियर्स कोई भी प्रिपेयर करना चाहते हैं सीए फाउंडेशन से, तो वो ultimatece.com से हमारी अल्टीमेट सीए की टीम से पढ़ सकते हैं। सीए इंटर की भी हम लोग आपको, सीए इंटर के अंदर भी मैं आपको लॉ पढ़ाता हूँ। तेजस सर अकाउंट्स, एफएमएसएम, एमवी सर टैक्सेशन, ऑडिटिंग और कॉस्टिंग, यहाँ पे रिस्पेक्टिव सर एंड मैम आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बात आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है बेटा, और 2 महीने से एग्जाम, अभी एग्जाम को 2 महीने से कम बचे हुए हैं, तो आप फिर फास्ट ट्रैक बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। अगर 2 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है, तो आप रेगुलर बैच के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। दोनों बैचेस ultimatece.com के ऊपर अवेलेबल होती है। दोनों जगह आपको 100% कंटेंट पढ़ाया जाता है। 81 आवर्स और यहाँ पे 140 आवर्स में कवर होता है। सर यहाँ एक एग्जाम्पल है या 2 से 3 एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व होती है, यहाँ पर भी होती है। यहाँ क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है, यहाँ क्यूमुलेटिव रिवीजन नहीं होता, बट स्पेशल 26 आपके साथ है ना? यस सर है, ठीक है ओके। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको स्पेशल 26 के बारे में बता दूं, वैसे तो ये हमारे अमेजिंग रिजल्ट्स है। मैं चाहता हूं बेटा देखो, इस बार जो है ना 80 मार्क्स टॉप किया था परी गुप्ता ने, मैं चाहता हूं आप इससे भी खतरनाक मार्क्स लाओ बेटा अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है ना, ताकि हमको ये सेलिब्रेट करने का मौका मिले और आपको बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स मिले। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, स्पेशल 26 6.0 में हम आपको ये स्पेशल 26, समझना बात को, ध्यान देना, ये स्पेशल 26 6.0 चल रहा है, जिसके अंदर मैं 100% लॉ को रिवाइज करवाता हूँ 26 सेशन में। जस्ट यूट्यूब के ऊपर जाइए और सर्च कीजिए स्पेशल 26 6.0, तो आपको बेटा दिख जाएगा 6.0, 6.0 नहीं, 6.0 सर्च करना, ओ फॉर जो भी है, ओ से जो भी आउल, ठीक है यस। तो ऐसे इतना ओ सर्च करना, तो आपको स्पेशल 26 की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें 26 सेशंस के अंदर मैं आपको पूरे लॉ को रिवाइज करवाऊंगा। 5:30 बजे मैं लाइव आता हूं 9 मार्च से 20 अप्रैल तक, और मैं इसमें चार्ट बुक का प्रयोग कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, जिसको आप अलग से बाय कर सकते हैं igsir.in से। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो बुला सकते हो, सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ मिलती है ऐप के ऊपर, जिसका तुरंत एक्सेस आपको मिलता है सीए इंद्रेश गांधी
गांधी ऐप पर। सर मैंने स्पेशल 26 का एक नया ग्रुप बना रखा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएंगी, या आप मेरे सीए इंद्रेश आप मेरे चले जाना इंस्टा के ऊपर, वहां पर आपको दिख जाएंगी स्पेशल 26 की लिंक, और जरूर से आप उसको चेक कर लेना, ठीक है ना। यस चलिए आइए यहाँ पे ध्यान देना। इसके अलावा 30 तारीख को ऑर्डर किया, अभी तक बेटा कैसे आएगा यार, थोड़ा तो क्या ब्लिंकिट से थोड़ी ऑर्डर किया तुमने कि बोले बस 10 मिनट में डिलीवरी करो करके, 7 से 8 दिन लगते हैं डिलीवरी के लिए, बट क्योंकि आप जयपुर में हो तो मेरे हिसाब से 5 दिन में हो जाएगा आपको, ठीक है। यस, और बाकी अगर मैं बात करूं तो ये पूरी पूरी चर्चा है स्पेशल 26 के बारे में, राइट। चलिए तो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट